Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम सर्वप्रथम मोनोसेकेराइड वलय के आकार का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ मोनोसेकेराइड्स के बारे में देखेंगे। मोनोसेकेराइड की वलय का आकार का निर्धारण दो विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, मैथिलीकरण, और दूसरा मेथड है पर आयोडिक अम्ल द्वारा इसका ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कि अधिकांश जो 5 या 6 सदस्यों की वलय युक्त यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल या स्थायी होते हैं। मोनोसेकेराइड पर्याप्त स्थायी यौगिक है, अतः दोनों संभावित संरचनाओं में से इन विधियों द्वारा किसी एक संरचना का हम निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कि हम ग्लूकोज की संरचना में वलय के आकार का निर्धारण करेंगे। सर्वप्रथम अब एक ऑक्सीजन परमाणु युक्त 6 सदस्यों के विषम चक्रीय यौगिक पाइरेन, ये क्या है, पाइरेन, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एटम इसमें प्रेजेंट है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु युक्त 5 सदस्यों वलय युक्त विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है, फ्यूरेन। अतः ग्लूकोज की संरचना पाइरेनोज अथवा फ्यूरेनोज, इसका निर्धारण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, मैथिलीकरण विधि या मिथाइलेशन मेथड। इस विधि में यौगिक का पूर्ण मैथिलीकरण करवाने के बाद जल अपघटित करके उत्पाद का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उत्पाद के विश्लेषण से इसकी वलय का पता हमें चलता है कि रिंग साइज में कितने एटम प्रेजेंट है। 5 अथवा 6 सदस्य वाली वलय स्थायी होती है, अतः ग्लूकोज की संभावित संरचनाएं फर्स्ट और सेकंड हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों संरचनाएं उपयुक्त अभिक्रियाओं से भिन्न भिन्न उत्पाद बनाती है। यदि हम माने कि इसकी संरचना कौन सी है, फर्स्ट डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, इसका क्या हो जाएगा सूत्र, CHOH, सेकंड कार्बन HOH, थर्ड OH लेफ्ट साइड H, और जो ये फोर्थ नंबर और 1 कार्बन किसके द्वारा अटैच है, O के द्वारा, फिफ्थ है HCH OH CH2H, ये क्या है, डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। सेकंड संरचना क्या है इसकी, डी ग्लूकोपाइरेनोज, इसमें भी क्या होता है, पाइरेनोज में 5वें एटम से ये अटैच है, फर्स्ट और 5वां एटम। अब इसका हम मिथाइलेशन करें मैथिल अल्कोहल और HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड, यहाँ ऑक्सीडेशन कारण OCH3 और इधर भी OCH3 जुड़ जाता है। अब इसका डायमिथाइल सल्फेट के साथ क्रिया करवाएं तो क्या होगा, हमें प्राप्त होता है मैथिल टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड, सबका यहाँ पर OCH3 अटैच हो जाता है यहाँ पर, और इधर हमें क्या प्राप्त होगा, मैथिल टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। अब इसका तनु HCl के साथ क्रिया करवाई जाए इसकी, तो क्या मिलेगा हमें, टेट्रा मैथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, ये OH आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी OH। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा, ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 2, 3, 5, 6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज, और इधर हमें प्राप्त होगा 2, 3, 4 और 6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज। फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए एक बार और, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या नाम है इसका, 2, 3 पे क्या है, ओ समूह डाईमेथिल टार्टरिक अम्ल। इसी प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा, जाइलो ट्राईमेथोक्सी ग्लूटारिक अम्ल। तो इस प्रकार से यदि ग्लूकोज में 5 सदस्य वाली वलय होती तो उपयुक्त अभिक्रिया या रिएक्शन सीक्वेंस के बाद 2,3-O डाईमेथिल टार्टरिक अम्ल की प्राप्ति होती है, लेकिन वास्तव में इस सारी प्रक्रिया के बाद जाइलो ट्राईमेथोक्सी ग्लूटारिक अम्ल की प्राप्ति होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज में कितनी सदस्य वाली वलय है, 6 सदस्य वाली, अर्थात इसकी संरचना सेकंड होती है, फर्स्ट नहीं होती है। अब सेकंड मेथड हम देखें, पर आयोडिक अम्ल विधि। उपयुक्त संरचना की पुष्टि हम पर आयोडिक अम्ल विधि से भी कर सकते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि मैथिल
डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड अम्ल का क्या करवाया जाता है, ऑक्सीकरण, और बने हुए फॉर्मिक अम्ल का हम फिर उससे विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ HiO4 के साथ इसका जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या होता है, ये वलय टूट जाती है, डाईहाइड्रोहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में फॉर्मिक एसिड। तो यदि ग्लूकोज में 5 सदस्यों की वलय होती अर्थात इसकी संरचना फर्स्ट होती तो इसके मैथिल ग्लूकोसाइड का पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवाने पर फॉर्मिक अम्ल नहीं बनता। बनता क्या बनता है उससे, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये यहाँ से होगी। तो क्या यहाँ क्या मिला हमें, ट्राईएल्डिहाइड, और साथ में क्या मिला हमें, फॉर्मेल्डिहाइड। चूँकि पर आयोडिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा मैथिल ग्लूकोसाइड से फॉर्मेल्डिहाइड की प्राप्ति नहीं होती वरन फॉर्मिक एसिड बनता है, अतः इस वलय का आकार 6 सदस्य वाला होना चाहिए। तो हम मिथाइलेशन करके और दूसरा पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवा के इनकी वलय का निर्धारण करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे डी ग्लूकोज की वलय संरचना, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो उपयुक्त जो हमने अभी संरचनाएं देखी उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज एक 6 सदस्य वलय युक्त पायरेनोज संरचना होती है जो कि एक हेमी एसिटल संरचना है। हार्वर्ड ने इसे प्रदर्शित करने के लिए इसके क्या बनाए, प्रक्षेपण सूत्र। अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज के लिए निम्न हार्वर्ड सूत्र बनाए जा सकते हैं। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये वाला। अब यदि हम क्या करें, इसको इसके साथ यहाँ लिख के और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि HOH हो गया सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर का H, और 6 नंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2OH। अब इसका हार्वर्ड सूत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और उसके बाद फर्स्ट नंबर का कार्बन HOH, ये सेकंड नंबर का कार्बन HOH, थर्ड नंबर में ये लेफ्ट साइड है तो इसलिए हम उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे HOH और इधर CH2OH ऊपर है और H नीचे है। तो ये किसकी संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना। इसी प्रकार से हम बीटा डी ग्लूकोज की भी संरचना लिख सकते हैं, सेम उसी प्रकार से इसको यहाँ लिखेंगे और ये ऑक्सीजन को नीचे की तरफ से। तो बीटा डी ग्लूकोज को किस प्रकार लिखेंगे, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लिखे, फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसमें OH ऊपर होता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसको ऊपर लिखेंगे, सेकंड में ये नीचे है तो HOH, थर्ड पे फिर ये लेफ्ट साइड है तो इसको ऊपर लिखेंगे OH H, फोर्थ नंबर पे HOH, ये CH2OH और H। तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना होती है। अब ग्लूकोपाइरेनोज में कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बंध कोण का मान कितना होता है, 111 डिग्री होता है, जो कि चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 5 डिग्री के बहुत निकट है। अतः इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन वलय से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन वलय 2 प्रकार के संरूपों में पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, कुर्सी संरूपण और नौका संरूपण। और निश्चित रूप से कुर्सी संरूपण ही अधिक स्थायी होता है। अतः पाइरेनोज संरचना के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि अधिक स्थायी कुर्सी संरूपण में ही ये पाया जाएगा। लेकिन यदि बीटा डी ग्लूकोज के लिए कुर्सी संरूपण की कल्पना करें तो इसकी हम 2 संरचनाएं बनती हैं। वे कुर्सी संरूपण जिसमें कि समस्त बड़े भारी अर्थात बल की समूहों इक्विटोरियल या निरक्षीय स्थिति में हो। दूसरी कौन सी हो सकती है, वे कुर्सी संरूपण जिसमें समस्त बड़े या बल के समूह कौन सी पोजीशन में हो, एक्सियल पोजीशन में स्थित हो। इन दोनों स्वरूपों को हम निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें क्या है, समस्त बल की ग्रुप कौन सी पोजीशन पे हो, निरक्षीय या इक्विटोरियल पोजीशन पे हो। तो यहाँ देखें OH H, तो इन सब में ये किस पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। और यदि एक्सियल पोजीशन पे हम देखें तो ये एक्सियल पोजीशन पे होगा, ये भी एक्सियल, ये एक्सियल, तो ये कैसी हो जाएगी, कम स्थायी हो जाएगी। अतः समस्त
इन संरचनाओं में फर्स्ट में समस्त जो बल के समूह है कौन सी पोजीशन में, निरक्षीय। अतः इनके मध्य क्या होता है, पर्याप्त गैप या स्थान होता है, जिससे कि इनमें कोई त्रिविमीय बाधा उत्पन्न नहीं होती और यह संरचना स्थायी होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि संरचना सेकंड में समस्त भारी समूह एक्सियल पोजीशन में स्थित होने के कारण एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, बहुत निकट आ जाते हैं। इस कारण से उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ देखें ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, इसी प्रकार से ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि यहाँ ये इनको पर्याप्त स्थान मिल रहा है। इस कारण से जो फर्स्ट संरचना है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, जबकि इसमें एक्सियल पोजीशन पे बल की ग्रुप होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इस कारण से इसका स्थायित्व घट जाता है। एक्स किरण विश्लेषण से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज के संरचना किस में पाया जाता है, फर्स्ट संरचना में ये पाया जाता है। अब प्रश्न क्या उठता है कि अन्य पाइरेनोज संरचना में कौन सा संरूपण को अधिक स्थायी माना जाए, क्योंकि जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज के अतिरिक्त अन्य किसी भी पाइरेनोज के समस्त भारी समूह अक्षीय अथवा निरक्षीय नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि जिस संरचना में सबसे भारी समूह या बल्किएस्ट ग्रुप CH2OH निरक्षीय स्थिति में हो वही संरूपण कैसा होगा, स्थायी होगा। अतः अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो CH2 समूह है वो किस पोजीशन में है, इक्विटोरियल पोजीशन में। इक्विटोरियल पोजीशन होने के कारण यह कैसा हो जाएगी, ये वाली संरचना स्थायी होती है। इसी प्रकार से हम यदि देखें जो बीटा डी मैनोपाइरेनोज है वह अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज की निम्न संरचनाएं होंगी। इसमें भी क्या है, O है और यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला इक्विटोरियल पोजीशन में होगा OH, इधर ये इक्विटोरियल पोजीशन में, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन में, और जो बल्कि ग्रुप है सबसे अधिक CH2OH वाला वो भी कौन सी पोजीशन में है, इक्विटोरियल पोजीशन में। तो ये संरचना बीटा डी मैनोपाइरेनोज का स्थायी संरूपण है। इसी प्रकार से हम देखें अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, तो इसके अंदर देखें तो जो बल्कि समूह है वो कौन सी पोजीशन पे है, इक्विटोरियल पोजीशन में। इस कारण से अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज का ये वाला स्थायी संरूपण पाया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में वह संरूपण भी अस्थायी हो जाता है जिसमें कि सबसे भारी समूह जो CH2OH निरक्षीय स्थिति में हो। जैसे अल्फा डी आइडोपाइरेनोज में वह संरूपण अधिक स्थायी होगा जिसमें कि CH2OH समूह अक्षीय स्थिति में हो, क्योंकि उस स्थिति में समस्त जो भारी OH समूह है वो किस में हो जाएंगे, निरक्षीय हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि CH2OH समूह निरक्षीय होगा तो बाकी समूह किस पोजीशन पे आ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे, जिससे कि त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी और अणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें ये किसका संरचना सूत्र है, अल्फा डी आइडोपाइरेनोज। अब यहाँ हम देखें कि जो ये वाला OH है ये भी निरक्षीय है, इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, ये वाला भी इक्विटोरियल है, तो ये और ये वाला भी इक्विटोरियल है, लेकिन ये वाला किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे। तो इसके जो 1, 2, 3 और 4 OH समूह कौन सी पोजीशन पे हो गए, इक्विटोरियल पोजीशन पे, जबकि एक इस पे एक्सियल पोजीशन पे। इस कारण से इसका ये संरूपण अधिक स्थायी होगा। अब यहाँ हम देखें कि ये CH2OH समूह तो किस पोजीशन पे है, इक्विटोरियल पे, लेकिन बाकी के जो OH हैं ये सब किस पोजीशन पे चले गए, इस कारण से एक्सियल पोजीशन पे। इस कारण से इसमें स्थायित्व कम होगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे जाने के कारण के अंदर स्पेस कम रहता है। इस कारण से इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ना स्थायित्व इनका घट जाता है। अब हम देखें किसी भी डी समूह की पाइरेनोज संरचना के लिए संरूपणों के चित्र बनाने एवं उनके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए संरचना फर्स्ट को मानक मानते हुए उसके संदर्भ में यौगिकीय संरचना की व्याख्या हम करते हैं। उदाहरणार्थ जो अल्फा डी ग्लूकोज है वह बीटा डी ग्लूकोज में C1 विन्यास में अंतर होता है।
अतः फर्स्ट संरचना में C1 के समूह की स्थितियों को विपरीत करके संरचना थर्ड को हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार बीटा डी मैनोज और बीटा डी ग्लूकोज में C2 विन्यास भिन्न है, अतः फर्स्ट संरचना में C2 समूह की स्थितियों को विपरीत करने पर संरचना क्या प्राप्त होगी? 4 प्राप्त होती है। तो L समूह या पायरेनो संरचनाएं जिसके कि दर्पण प्रतिबिंब होती है। उपयुक्त विवेचन से एक और बात ध्यान देने की यह है कि समस्त डी एल्डोहेक्सोजो में केवल बीटा डी ग्लूकोपायरेनोइज का ही एक ऐसा यौगिक है जो ऐसे संरूपण या कन्फर्मेशन फर्स्ट में अभिविन्यासित हो सकता है जिसके कि समस्त भारी समूह कौन सी पोजीशन में हो? इक्विटोरियल, अर्थात सबसे अधिक स्थायी अवस्था में हो। संभवतः यही कारण है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों में बीटा डी ग्लूकोज सबसे अधिक एवं विस्तृत रूप से पाया जाता है। मैथिलीकृत एवं एसिटिलीकृत पायरेनोजों में भी अणु ऐसे संरूपण में रहने को प्रवृत्त होते हैं जिनमें कि भारी समूह किस पोजीशन पे हो? इक्विटोरियल पोजीशन में। लेकिन इसका एक अपवाद या एक्सेप्शन है, C1 पर स्थित मैथिल अथवा एसिटिल समूह एक्सियल स्थिति में रहने को प्रवृत्त होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक प्रभाव। और इसका कारण क्या है? वलय की ऑक्सीजन व C1 पर स्थित ऑक्सीजन परमाणु के द्विध्रुवों के मध्य का प्रतिकर्षण जो कि एक्सियल होने पर न्यूनतम होता है। अब यहाँ हम देखें, ये ऑक्सीजन है और ये OR है। तो यहाँ जो OR है अर्थात एसिटिल समूह हो या मेथिल वाला समूह हो तो ये क्या होगा? एक्सियल पोजीशन पे होने पर इनके बीच जो द्विध्रुवों का प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण से ये एक्सियल पोजीशन पे ही अधिक स्थायी होता है एनोमेरिक प्रभाव के कारण। यहाँ इक्विटोरियल पोजीशन पे, इस कारण से इनमें डायपोल वाला जो प्रतिकर्षण है वो अधिक होगा। हम जानते हैं कि एनोमेरिक प्रभाव अर्थात द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया का प्रभाव विलायक की ध्रुवता बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता जाता है। अतः यदि एल्डोपायरेनोज का जलीय विलयन ले और अन्य कारकों की तुलना में एनोमर प्रभाव नगण्य हो जाता है। यही कारण है कि डी ग्लूकोज के जलीय विलयन में अणु प्रमुख रूप से बीटा एनोमेरी रूप में रहते हैं जिनमें कि C1OH समूह निरक्षीय स्थिति में हो। इस प्रकार मोनोसैकेराइड के किसी भी एल्डोपायरेनोज के संरूपणों की हम व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू।